नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अद्भुत मंच बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित क्षेत्र में बदला। देश में 2007 से 2022 के बीच कालाजार रोग के मामलों में करीब 99% की कमी दर्ज की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में यूथ 20 सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह, वेबसाइट और थीम जारी की। और भारत 12 और 13 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अवसर है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने और सशक्त सहकारी संघवाद के माध्यम से सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों सहित 200 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा, बुनियादी ढांचा और निवेश, स्वास्थ्य और पोषण तथा कौशल विकास जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8 वर्षों के भीतर पूर्वोत्तर राज्यों को एक शांतिपूर्ण और विकसित क्षेत्र में बदल दिया है। श्री अमित शाह ने आज मणिपुर और नागालैंड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की वजह से न केवल नागालैंड बल्कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी जी ने उत्तर पूर्व को जोड़ने का काम किया, क्योंकि रोड बने, सभी राजधानियों तक 8 राजधानियों तक रेलवे पहुंचा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। मगर ये बहुत छोटी बात है, ये तो रुपयों पैसों से होता है। मोदी जी ने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने का काम किया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता से, अपनी कर्मठता से, अपने बड़े हृदय के साथ एहसास दिलाया है कि मेरा ये नॉर्थ ईस्ट महान हिंदुस्तान का, महान भारत का हिस्सा है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट पर गर्व करता है। गृह मंत्री ने कहा कि नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो पहले उग्रवाद से जूझ रहे थे, अब बेहतर संपर्क और विकास के माध्यम से शांति और प्रगति का प्रतीक बन चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट पर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। श्री सिंह केंद्र शासित प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री कार निकोबार में वायु सेना स्टेशन और कैंपबेल बे में आईएनएस बाज पर भी रुके, जहां उन्हें जमीनी हालात की जानकारी दी गई। श्री सिंह ने अंडमान निकोबार में तैनात संयुक्त सेना के सैनिकों के अदम्य साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करने के लिए उनकी सराहना की। आजाद भारत की आजादी को अक्षुण्ण बनाकर रखने का काम यदि कोई कर रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है, आप जैसे नौजवान ने। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। आज भारत का कद दुनिया में इतना बढ़ गया है कि भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए मसौदा नियम जारी कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शुल्क संरचना और प्रवेश प्रक्रिया तय करने की स्वायत्तता होगी। UGC would like to function as a facilitator and provide as much autonomy to the foreign higher educational institution when they set up their campus in India as possible. For example, these campuses, they can decide their own admission policy, or they can decide their own faculty recruitment policy, and they can decide their own tuition fee. प्रोफेसर जगदेश कुमार ने कहा कि ये भारतीय विद्यार्थियों के लिए बड़ा अवसर होगा। विद्यार्थी स्वदेश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच कालाजार रोग के मामलों में 98.7% की कमी आई है। वर्ष 2007 में इसकी संख्या 44,533 थी, जो 2022 में घटकर 834 रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कालाजार मामलों में कमी होना एक उत्साहजनक स्थिति है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कालाजार को समाप्त करने के लिए प्रयास जारी रखने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्वास व्यक्त किया कि कालाजार बीमारी इस वर्ष के अंत तक देश से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के युवा नई तकनीक को तेजी से अपनाने में अग्रणी बनते जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में यूथ 20 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की थीम, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट जारी की। यूथ 20 G20 समूह का आधिकारिक युवा कार्य समूह है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर और आध्यात्मिकता का मेल है। उन्होंने कहा कि देश के युवा स्टार्टअप्स संस्कृति को आगे ले जाते हुए सामाजिक आर्थिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। Indian youth are emerging as pioneers and fast adopters of new technology. Our youngsters are leveraging technology and driving the startup culture, providing pragmatic solutions to the socio-economic problems. Whether it is the social media-led social causes or the billion-dollar startups, India's youth is leading from the front. श्री ठाकुर ने युवाओं से अपील की कि वे G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों को अपनी अभिनव सोच और दृष्टिकोण से अवगत कराएं। Y20 is a unique opportunity for you to express your vision and ideas and come up with a series of recommendations which will be submitted to the G20 leaders. I firmly believe that young people are the stakeholders in the present and the builders of tomorrow. देश में इस महीने की 10 से 16 तारीख तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के दौरान उद्यमियों, अधिकारियों, इनक्यूबेटर्स, कॉरपोरेट्स और निवेशकों के लिए जानकारियां साझा करने के लिए सत्र आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 37 प्रयोगशालाओं को विशेषज्ञता के आधार पर वैश्विक केंद्रों में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 9 जनवरी को देश के 242 जिलों में आयोजित किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि कई स्थानीय कारोबारियों, कंपनियों और संगठनों को मेले में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मेले में 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा धारक या स्नातक भाग ले सकते हैं। मेले में भाग लेने के लिए वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत 12 और 13 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से एक विशेष शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न देशों के मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक ही मंच पर साझा किया जाएगा। This summit, which will be called the Voice of Global South Summit, under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose, essentially envisages bringing together countries of the Global South and share their perspectives and priorities on a common platform
across a whole range of issues. श्री क्वात्रा ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष जैसे हालिया वैश्विक घटनाक्रमों ने दुनिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत ये सुनिश्चित करेगा कि सम्मेलन में साझा की गई सूचनाओं और जानकारी का वैश्विक स्तर पर उचित संज्ञान लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना द्वारा सूडान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति रक्षकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात करने पर गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भागीदारी की परंपरा रही है और भारत की नारी शक्ति की भागीदारी और भी सुखद है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 देशों से 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना देश में ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर करने और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार में मदद करेगी। केंद्र ने इस योजना के लिए 2,539 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय को स्वीकृति दी है। दिल्ली नगर निगम की बैठक के दौरान हुए हंगामे के कारण आज दिल्ली के महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हो सका। राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगम कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। 10 मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण के बारे में हंगामे के बाद बैठक समाप्त हो गई। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने आज दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अंतर्गत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ वाले कार्य पर प्रतिबंध शामिल हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। जोशीमठ में भूदशाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देर शाम देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को तत्काल मदद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को 2-2 हजार प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने को कहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाये रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति रहेगी। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। पुणे में कल दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया था। हिसार में छठी एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन सेना ने 10 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। रेलवे दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अद्भुत मंच बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित क्षेत्र में बदला। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच कालाजार रोग के मामलों में करीब 99% की कमी आई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में यूथ 20 सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह, वेबसाइट और थीम जारी की। और भारत 12 और 13 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।